गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूँ त्रिवेदी आरती। श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी में कवि नागार्जुन द्वारा रचित काव्य जो है, जिसका नाम है बादल को घिरते देखा है, इसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। नागार्जुन का पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र। उसे यात्री भी ऐसा उपनाम दिया गया है। उनका जन्म जो है वह 1911 में बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह परंपरागत रूप से संस्कृत में हुई थी। उन्होंने काशी से शास्त्रीय एवं कोलकाता से साहित्य आचार्य की उपाधियाँ प्राप्त की थी। वह बहुभाषाविद थे, यानी कि मातृभाषा मैथिली के अतिरिक्त उन्हें प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगाली आदि अनेक भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आँखें, तालाब की मछलियाँ जैसे कई सारे उनके काव्य संग्रह भी है। उन्होंने उपन्यास में पारो, नवतुरिया, बलचंभा, रतिनाथ की चाची आदि उनके बहुचर्चित उपन्यास भी है। उन्होंने लघु प्रबंध, एक व्यक्ति एक युग का अध्ययन करके उनका लेखन कार्य भी किया था। संस्कृत रचनाओं में उन्होंने धर्मलोक, शतकम और देश देशकम का उन्होंने साहित्य रूप से हमें योगदान दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मेघदूत का पद्यानुवाद यानी कि संस्कृत का हिंदी में अनुवाद किया हुआ था। बाल साहित्य की रूप में अगर देखें तो उन्होंने सयानी कोयल, तीन अहदी, प्रेमचंद, अयोध्या का राजा और धीर विक्रम जैसे बाल साहित्यिक कृतियाँ इस हिंदी साहित्य को भेंट स्वरूप में दी थी। अगर हम कहें तो हिंदी के प्रगतिशील काव्य साहित्य में हमारे कवि नागार्जुन का विशेष योगदान है। उन्होंने आरंभ में ही प्रगतिशील काव्य और एक व्यापक साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष का काव्य में निरूपण किया था। कालांतर में उन्होंने समाजवादी विचारों के प्रभाव से वह साम्राज्यवादी शोषण से मुक्ति के साथ साथ उन्होंने सामंतवादी, पूंजीवादी जैसे अन्य सभी प्रकार के शोषण मुक्ति आंदोलन से जुड़कर उन्होंने एक व्यंग्य कविताओं का निर्माण भी किया था। इतना ही नहीं, हमारे कवि नागार्जुन जो है वह जनभाषा के सशक्त प्रयोगशील कवि है। उन्होंने भाषा विन्यास में कबीर के अकड़न का प्रभावशाली प्रयोग किया है। नागार्जुन की प्रणयपरक रचनाएं, प्रकृति चित्र और आंचलिक झलकियाँ हिंदी साहित्य में अपनापन लिए हुए हैं। उनके व्यंग्य बड़े पैने पे होते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सामाजिक चेतना में समग्र बोधात्मक चित्रित के रूप में हमारे कवि नागार्जुन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो बच्चों, आज हम ऐसे ही कवि नागार्जुन द्वारा रचित काव्य बादल को घिरते देखा है, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत के प्रतिनिधि जन कवि के रूप में नागार्जुन हिंदी साहित्य के अभिभूत कवि है और इनके द्वारा रचित यह जो रचना है, यह काव्य जो है वह उनका काव्य संग्रह युगधारा, इस युगधारा काव्य संग्रह जो है उसमें से यह काव्य लिया गया है। बच्चों, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर काव्य के अध्ययन में हम सबसे पहले देखें तो हमारे जो नागार्जुन कवि है वह स्वभाव से ही घुमक्कड़ प्रकृति के थे और इसी के कारण उन्होंने जिस जगह जगह पर भ्रमण किया है, यात्राएं की है, उनका जो अनुभव है, उन्होंने जो महसूस किया है, उन्होंने अपने कविताओं में उसे छांटा है। यानी कि बादल को गिरते देखा है कविता में कवि ने अपने हिमालय की सूक्ष्म अनुभूतियों को
अभिव्यक्त किया है। अमन धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से स्वयं अमल धवल अर्थात स्वच्छ उज्ज्वल हिमालय के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन को मान सरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि उन्होंने पानी से जो बादल बनते हैं, जैसे उनके छोटे छोटे मोती के कण होते हैं, ठीक है, बिंदु जिसे कहते कण होते हैं, उसी प्रकार उन्होंने हिमालय की प्रतीति की है। उनके जो शीतल तुहिन कर्ण जो है वह मान सरोवर के सोने जैसे कमलों पर गिरते उन्होंने देखा है। उन्होंने बादल को घिरते हुए देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने जो शीतल मान सरोवर का जो झील है, इस झील में उन्होंने जो कमल खिले हुए हैं, उस कमल में उन्होंने छोटे छोटे मोती जैसे ओस की बिंदुओं को देखा है, जो कैसे लगते हैं मानो मान सरोवर के झील में कमलों के ऊपर स्वर्ण गिरा हो, ऐसी सोनेरी शोभा मैंने देखी है। और यह सोनेरी शोभा जो है, वह शोभा को मैंने बादल के रूप में गिरते हुए देखा है। आगे देखते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर। यहाँ पर देखो, कवि ने सबसे पहले क्या कहा कि उन्होंने, कवि कहते हैं कि मैंने बादलों को घिरते देखा है। कहाँ पे? तो हिमालय पर्वत की जो चोटियाँ है उस पर उन्होंने बादल की सुंदरता देखी है। जिसके साथ साथ कवि ने कहा कि छोटे छोटे जो ओस की बूंदों के समान जो मोतियों जैसे रूप में उन्होंने देखा है। और वह कहाँ पे देखा? उन्होंने मान सरोवर के स्वर्ण रूप से कलश में उन्होंने गिरते हुए देखा है, जो सुंदर है, आकर्षक स्वरूप है। और यह आकर्षक स्वरूप उन्होंने अपनी आँखों से महसूस किया। इस तरह बरसते हुए बादल का दृश्य कितना मनोरम और आकर्षक होता है, यह कवि कहते हैं। इस सौंदर्य का उन्होंने बार बार अनुभव किया और इस अनुभव के आधार पे वह कहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर, यानी कि ऊंची हिमालय रूपी कंधों पर छोटी और बड़ी कई झीलें जो मौजूद है, जो स्थित है, जिसमें श्यामल नील सलिल में उसके खूबसूरत जलाशयों में दूर देशों से आकर अर्थात मैदानी भागों में आकर अकुलाई हुई, मैदानी भागों में आकर जो अकुलाई हुई है, वह पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विश्व तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि ने कहा है कि मैंने ऊंचे हिमालय के कंधों पर जो छोटी और बड़ी जो कई सारी झीलें हैं, उस झीलों में मैंने श्यामल नील सलिल में खूबसूरत जलाशयों में मैंने दूर दूर के जो देश है वह आकर जो मैदानी भाग है वहाँ पर मैंने हंसों को देखा। दूर दूर के जो देश है उस देशों में जो हंस है, इस हंसों को मैंने यहाँ पे मानसरोवर में जो छोटी बड़ी झीलें हैं वहाँ पर मैंने आते हुए देखा है। क्यों? वह कहते हैं कि क्योंकि हंस जो है वह गर्मी के कारण परेशान है, हैरान है, और ऐसी और परेशानियों में वह इस झील में मैदानी भागों में आकर वह क्या करते हैं? वह खेलते हैं, वह प्रणय करते हुए दिखाई देते हैं।
कवि कहते हैं कि जो व्याकुल राजहंस है, जो मैदानी भागों से उड़कर कहाँ पे आते हैं, वह झीलों में तैरते हुए, यानी कि तैरने के लिए वहाँ पे आते हैं, छोटी और बड़ी झीलों में, और उसे मीठे कलेसे से, यानी कि तिक्त, तिक्त का अर्थ होता है कड़वा, वह मीठे और कलेशे विष तंतुओं को खोजते हैं। और ऐसे समय में जो बादल गिरते हैं, कवि कहते हैं कि हिमालय की ऊंची ऊंची जो चोटियां है, जो निर्मल है, स्वच्छ है, और कल कल बहती हुई जो झीलें हैं, नदियां है, उस सब में उन्होंने दूर दूर से जो गर्मी से परेशान हंस है, उस हंस को उसमें उन्होंने तैरते हुए देखा, जो मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तैरते हैं, और स्वयं अपनी आँखों से इस दृश्य को कवि ने देखा है, उसकी अनुभूति की है। तो इस अनुभूति को वह अपने जीवन में एक यादगार रूप से जीते हैं, और उनका जो उन्होंने अनुभव किया, जो महसूस हुआ, वह इस पंक्तियों के द्वारा हमें बताते हैं कि राजहंसों के उपरुक्त वह हिमालय की जो सुंदरता है, उस सुंदरता में राजहंस जो झील में तैरते हैं, वह दृश्य है। इस दृश्य को यहाँ पे प्रकृति का जो प्रतीकात्मक रूप है, उसका चित्रण उन्होंने किया है। देखते हैं कि इस काव्य में माधुर्य गुण, मानवीकरण और प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप हमें कवि बताते हैं। आगे देखते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल ऋण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णांब शिखर थे। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु की सुबह है, और इस वसंत ऋतु की सुबह में, सभी ऋतुओं की रानी कौन है? वसंत ऋतु। तो ऐसी मादक वसंत ऋतु की सुबह है, और इस सुबह में मंद मंद था अनिल बह रहा, यानी कि मंद मंद हवा बह रही है। सूर्योदय की प्रथम किरणें, बालारुण की मृदु, बालारुण यानी कि सूर्योदय, प्रातः कालीन जिसे कहते हैं, उसकी प्रथम मृदु किरणें जो है, वह सूर्योदय की प्रथम किरणों की जो लालिमा है, वह लालिमा इस शिखर पर पड़ती है। और जब यह शिखर पर इस सूरज की प्रथम किरणों की लालिमा पड़ती है, तब कैसा वातावरण खड़ा होता है? मानो अगल बगल स्वर्णांब शिखर थे, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण कलश की अनुभूति हो रही हो, यानी कि शिखर जो है वह सोनेरी रूप लेकर खड़ा हो गया हो, ऐसी अनुभूति कवि कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि ने ऐसा कहना चाहते हैं कि अगल और बगल में, आस पास में प्रकृति जो है वह माधुर्य रूप लिए खड़ी हो। आगे देखते हैं। एक दूसरे से विरहित हो, अगल बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल के चीर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रुदंत हो। कवि कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि सूर्य की प्रथम जो लालिमा होती है वह इस शिखर पर पड़ती है और मानो स्वर्ण कलश की अनुभूति करा रही हो। ऐसे समय में यहाँ पे चकवा और चकवी के प्रेम रूपी क्रंदन को कैसा कहा है कि प्रेम रूपी क्रंदन को पानी के हरी हरी सतहों पर छिड़ते उन्होंने देखा। यानी कि जो चकवा और चकवी रात को बिछड़ जाते हैं और सुबह निकलने पर वहाँ अपने प्रेम की जो अनुभूति करते हैं उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है। उस प्रेम की अनुभूति को यहाँ पे कवि ने स्वयं अपनी आँखों से देखा है और उस सरोवर में उन्होंने इस प्रणय कलह को छिड़ते हुए देखा है। ठीक उसी प्रकार जैसे बादलों को उन्होंने देखा है, गिरते देखा है, उसी तरह उन्होंने चकवा और चकवी की प्रणयिता को भी देखा है। आगे देखते हैं। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शेवा लो की हरी भरी
पर प्रलय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। यहाँ पे कवि ऐसा हमें कहते हैं कि उन्होंने जो प्रणय कर रहे ऐसे चकवा और चकवी की जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, उन्होंने इस प्रेम की अभिव्यक्ति को यहाँ पे प्रदर्शित किया है। कवि जो है वह ऐसा कहते हैं कि तीरे शैवालों की हरी भरी, कवि कहते हैं कि यहाँ पर देखो क्या है, तो यहाँ पर इस जगह में वहाँ ऐसा कहते हैं कि ऐसी अनुभूति हो रही है, सरोवर में उनके प्रणय कलह जो छिड़ते हैं उसका दृश्य जो है वह इस शैवालों में दिखाई पड़ता है। बच्चों, आज हमने हमारे जो कवि नागार्जुन है उनके द्वारा रचित यह जो काव्य है, इस काव्य के द्वारा हमारे हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्यता जो छलकती है, इस प्राकृतिक सौंदर्यता को हमारे कवि ने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। इतना ही नहीं, इस काव्य के माध्यम से हमारे कवि जो है उन्होंने हिमालय पर्वत की चोटियाँ जो है, उस हिमालय पर्वत की चोटियों की जो मेघमाला है, इस मेघमाला का उन्होंने वर्णन किया है। बच्चों, आज हमने इस कविता में वर्षा ऋतु के जो पर्वतीय शिखरों यानी कि ये बादलों को गिरने की जो शोभा का वर्णन है, इस वर्णन को यहाँ पे कवि ने जो इस प्रकृति के चित्रण के द्वारा प्रदर्शित किया है उसका भी हमने अध्ययन किया। बच्चों, इस कविता से यह प्रश्न प्रस्तुत किया जा सकता है कि कविता में चित्रित प्रकृति चित्रण एवं उनके साथ हिमालय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं, कवि ने बादलों का वर्णन करते हुए हमें इसके साथ साथ इन पे जो शब्द है, यहाँ के जो शब्द है, इस शब्दों की अगर हम बात करें तो इस शब्दों में उन्होंने ऐसे अलंकारों का प्रयोग किया है जो यकीनन हमारे लिए जानना जरूरी है। उन्होंने यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का जो है वह यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, ऐसे अलंकारों का उन्होंने यहाँ पे उपयोग किया है। बादलों को मानवीकरण का रूप दिया है। इतना ही नहीं, इस अंश में कवि ने जो वसंत ऋतु की जो मादकता है और चकवा और चकवी का मिलन तथा कस्तूरी मृग की जो व्याकुलता, जो स्वाभाविक वर्णन है, इसको भी कवि ने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। कवि ने वसंत ऋतु के सुप्रभात के मंद मंद जो हवा बह रही है, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें अपनी जो आभा चारों ओर फैला रही है और आसपास के शिखरों पर जो स्वर्णिम प्रतीत होता है, इसका उन्होंने वर्णन किया है। इसके साथ ही कवि ने हिमालय की जो दुर्गम बर्फीली घाटियों में जिनकी ऊंचाई सहस्त्र फीट है और अपनी नाभि से उठने वाली सुगंधी को ढूंढने वाली कस्तूरी मृग को बेचैन होकर भोगते देखा, यानी कि ऐसी मादकता उन्होंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करके हमारे इस रचना में उन्होंने अभिव्यक्त की है। तो बच्चों, आज हमने इस पद्यांश के द्वारा हमारे कवि ने हमें हिमालय की जो सौंदर्यता है उसका वर्णन किया है। तो आज हमने कवि नागार्जुन द्वारा रचित जो काव्य है बादल को घिरते देखा है, उसमें बादल की जो प्रकृति के बारे में कवि का जो अपना चिंतन है, उस चिंतन को उन्होंने अपनी कल्पना दृष्टि से उन्होंने इस काव्य को यहाँ पे प्रदर्शित किया है कि जिसमें प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का उन्होंने वर्णन किया है। तो बच्चों, आज हम इस काव्य के माध्यम से हमने देखा कि हमारे सिरताज ऐसे हिमालय की जो सौंदर्यता है, यह सौंदर्यता जो है वह स्वर्णनम सौंदर्यता यहाँ पे छलकी है, जिसका स्वरूपीय निरूपण हमने कवि नागार्जुन ने यहाँ पे दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स।